हेलो बच्चों, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने सेट ऑलरेडी अच्छे से पढ़ लिया है, तो हमारे मॉड्यूल के अंदर सेट के साथ रिलेशन भी साथ में दिया है। तो आज हम रिलेशन वाला टॉपिक इस सेशन के अंदर पूरा का पूरा मॉड्यूल अच्छे से कवर करेंगे। मैं हूँ केपी सर, और फटाफट फिनिक्स की चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमें रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, तो रिलेशन पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? तो कि सिंपल सा फंडा है कि रिलेशन से पहले आपको कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट समझते हैं, उसके बाद रिलेशन को समझेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स को समझेंगे, फिर उसके क्लासरूम डिस्कशन के और टीचर्स डिस्कशन के सारे क्वेश्चन सेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम। चलो, ए क्रॉस बी। ओके, तो ए क्रॉस बी हम किसको बोलेंगे? तो कि सिंपल सा फंडा यहाँ पे है कि हमें दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। मान लेते हैं कि सेट ए यहाँ पे है, जिसके अंदर दिया है हमें 1 2 3। ओके, यहाँ पे कोई सेट बी है जिसके अंदर हमें दिया है ए एंड बी। तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमें फाइंड करनी है तो क्या करना है? तो कि जितना हो सके उतना हमें मल्टीप्लिकेशन करके पेयर बनाने। तो इसकी डेफिनेशन तो ऐसे है कि हम ऐसा एक्स वाई की ऑर्डर पेयर ले रहे हैं जिसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आएगा और सेकंड जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट से आएगा। इसका मतलब क्या होगा? तो कि सिंपल सा फंडा है कि कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो भी हम सीक्वेंस ले रहे हैं एक्स वाई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू वाई एक्स होगा। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? तो कि 1 इंटू ए 1 इंटू बी, 2 इंटू ए 2 इंटू बी, 3 इंटू ए 3 इंटू बी। इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे ए क्रॉस बी फाइंड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखो, तो सिंपल सा फंडा है कि 1 ए आएगा, 1 बी आएगा, 2 ए आएगा, 2 बी आएगा, 3 ए आएगा एंड 3 बी आएगा। तो लॉजिक यहाँ पे क्लियर है कि कितनी पेयर बनेगी। तो सिंपल बात है कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल कितनी पेयर बनेगी? 6 पेयर बनेगी। तो अगर आप कोई पूछे कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट, कितनी ऑर्डर पेयर आएगी? तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी के जितनी। तो एक आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से। ओके, कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट एलिमेंट हमें फर्स्ट सेट से लेना है और सेकंड एलिमेंट हमें सेकंड सेट से लेना है। ठीक है, चलो, तो अब बात हम करते हैं रिलेशन की। ओके, तो देखते हैं रिलेशन। तो रिलेशन किसको बोलते हैं? तो कि बहुत शॉर्ट सी मैंने एक डेफिनेशन बनाई जो डेफिनेटली आपको आ जाएगी। तो रिलेशन किसको बोलेंगे? तो कि मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि ए नहीं सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो कि ए क्रॉस बी के जो सबसेट आ रहे हैं उसमें से अगर हम कोई भी सबसेट ले लेंगे तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? रिलेशन बोल सकते हैं। तो अब सबसेट वाला फंडा याद करो वापस बेटा। सबसेट क्या था? तो कि अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर आए हुए तो हम ए को बी का सबसेट बोल सकते हैं। और नंबर ऑफ सबसेट कितने मिल रहे थे? 2n। तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपको कितने मिल सकते हैं? ये फॉर्मूला भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मिलेंगे आपको 2 नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर जितने मेंबर आएंगे हम उसको 2 कर देंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एग्जांपल से सीखते हैं तो अच्छे से आपको डोमेन, रेंज, कोडोमेन सब पता चल जाएगा। तो हम रिलेशन ले रहे हैं आर इक्वल टू एक्स वाई वेर एक्स इक्वल टू 2y। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम और यहाँ पे बोल देते हैं कि x जो है हमें a से लेना है, y जो है हमें b से लेना है। a के अंदर हम एलिमेंट ले लेते हैं कि 1 2 3 दिया हुआ है। b के अंदर हम एलिमेंट ले लेते हैं कि 2
4, 5 और 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा रिलेशन हमें क्या बोल रहा है कि ऐसे एलिमेंट चाहिए जिसके अंदर x जो है इक्वल टू क्या होता है, उल्टा लिख देते रुको कि y इक्वल टू क्या होता है, 2x होता है। तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y हमें मिलता जाएगा, x हमें यहाँ से लेना है, y हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। तो अब अच्छे से देख सकते हैं कि अगर मैं r लिखूँ तो क्या क्या आएगा इसमें, तो 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा और 3 के साथ क्या आएगा, 6 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो अगर हम यहाँ पे डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है, तो कि सिंपल सी बात है कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो सेट है उसको हम डोमेन बोलेंगे। तो यहाँ पे डोमेन का आंसर क्या आएगा, 1 2 3। तो यहाँ पे बोल सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ओके, फिर हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज यहाँ पे है 2, 4 और 6। ओके, तो रेंज हम किसको बोलेंगे, तो क्या हम बोल सकते हैं सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ओके, ठीक है। और अगर हम बात करें कोडोमेन की, ये अच्छे से देखना बेटा, तो कोडोमेन का मतलब है कि पूरा का पूरा जो बी सेट है उसको हम कोडोमेन बोलेंगे। मतलब कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। तो अगर हम यहाँ पे पूरा का पूरा बी लिख देंगे तो इसमें क्या आएगा, तो कि इसमें 2, 4, 5, 6, इसमें 5 आ सकता है लेकिन रेंज में 5 नहीं आएगा। तो रेंज का मतलब है जो हमारा आंसर आया वो सिंपल लैंग्वेज में बात करें, और कोडोमेन का मतलब है कि जहाँ से हम आंसर ला रहे उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे, ठीक है। तो कोडोमेन और रेंज में ऑलवेज आपको कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए। कोडोमेन है वो पूरा सेट है, रेंज है जो उसमें से आंसर आ रहा है। तो हम ऑलवेज ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेंज जो है वो ऑलवेज सबसेट होगी कोडोमेन का। ओके, तो ये बेसिक नॉलेज था आपका रिलेशन के लिए, ठीक है। रिलेशन क्या है, तो कि एनी सबसेट ऑफ द ए क्रॉस बी है। टोटल नंबर ऑफ द रिलेशन क्या है, 2 नंबर ऑफ ए क्रॉस बी है। डोमेन क्या है, तो कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो डोमेन है। कोडोमेन क्या है कि पूरा का पूरा सेकंड एलिमेंट का सेट जो है वो कोडोमेन है। और रेंज जो है वो रेंज क्या है कि जितना आंसर आ रहा है सेकंड एलिमेंट जितने सिर्फ वो क्या है, रेंज है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। तो 11th के अंदर हमें मोस्टली 5 टाइप्स ऑफ रिलेशन या 6 टाइप्स ऑफ रिलेशन जो मेन है वो पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले क्या आएगा, तो रिलेशन वन टाइप ऑफ द सबसेट है। तो आप जैसे ही सबसेट लिखना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हो, 5 से। तो यहाँ पे भी सबसे पहला जो रिलेशन आएगा वो कौन सा रिलेशन आएगा, एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है कि ऐसा रिलेशन कि जिसके अंदर कोई भी पेयर नहीं आ रही, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी रिलेशन। लेकिन 5 आ रहा है तो 5 क्या है कि किसी का भी सबसेट तो हो सकता है, तो उसको हमें रिलेशन की कैटेगरी में लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका 12th के एनसीईआरटी में एक बहुत ही मस्त एग्जांपल दिया है कि जैसे अगर आप सेट की बात कर रहे हैं तो हम उसके सेट की ओर पे एक के लिए हम ले रहे हैं कि स्कूल के सारे बच्चे, बॉय स्कूल के सारे बच्चे, और हम रिलेशन ले रहे हैं कि एक्स वाई। तो एक्स क्या है, तो कि एक्स इज अ सिस्टर ऑफ वाई। तो सिंपल सा फंडा है कि बॉय स्कूल है तो कोई किसी की सिस्टर हो सकता नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन को हम ए क्रॉस बी से दिखाएंगे। उसका मतलब है कि ए क्रॉस में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे आ जाएंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। क्योंकि लास्ट में हम सबसेट बनने ना 5 से स्टार्ट करते हैं, लास्ट खत्म कहाँ पे करते हैं, ए क्रॉस बी पे। तो ए क्रॉस बी जो है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो जैसे वही सेट के अंदर बात करें, वही 12th के एग्जाम्पल की बात करें कि स्कूल के बॉय स्कूल के सारे बच्चे हैं, और उसके अंदर मान लो कि दूसरा कोई मैं रिलेशन बना रहा हूँ कि x और y की हाइट का डिफरेंस 7, या x और y की हाइट का डिफरेंस जो है वो 3 मीटर से कम है।
तो ऐसे सारे बच्चे, तो ऑब्वियस स्कूल के कोई भी 2 बच्चे ले लेंगे तो हाइट का डिफरेंस कभी भी 3 मीटर से ज़्यादा आएगा नहीं। तो उसके अंदर स्कूल के सारे बच्चे जितनी पेयर बना सकते हो सारी की सारी पेयर आ जाएगी। दैट्स वाई वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन हम किसको बोलेंगे, तो कि फिक्स ऐसा रिलेशन के जिसके अंदर सिर्फ x और y होता है, ऐसे ही सारे मेंबर आएंगे तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। मान लो कि कोई सेट A के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हमें 1 2 3 दिया है और A क्रॉस A में अगर कोई मैं रिलेशन R ले रहा हूँ तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 1 2 2 और 3 3 ही आना चाहिए। इस रिलेशन को हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये बेसिक से 3 टाइप है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं आता आइडेंटिटी के अंदर। ठीक है, अब जो मेन टाइम जो 12th के अंदर भी आपके फर्स्ट चैप्टर की मेन एक्सरसाइज है और 11th में बहुत सारे PYQ भी इससे पूछे गए, वैसे 3 टाइप हम लर्न करते हैं। देखो अच्छे से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलेंगे, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन की एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो कि x बिलोंग्स टू r। इसका सिंपल सा फंडा है कि रिफ्लेक्शन जैसे होता है कि खुद का खुद ही दिख रहे हैं, मिरर में रिफ्लेक्ट करेंगे, तो जितने भी एलिमेंट है सेट के अंदर उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि 1 1 2 2 3 3, अगर हमें 1 2 3 दिया गया है तो 1 1 2 2 3 3 आना चाहिए। उसके अलावा और कुछ भी आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइडेंटिटी और रिलेशन का जो रिफ्लेक्सिव है उसका डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मान लो कि यही एक ही बात करते हैं हम, तो यहाँ पे R के अंदर क्या आना चाहिए, तो क्या R के अंदर 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा 1 3 आ रहा है और कुछ भी आ रहा है तो कोई हमें दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हैं नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी बोल सकते हैं नहीं है। ओके, सेकेंड वन देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन हम किसको बोलेंगे, तो कि यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यहाँ पे x ले लो, देन बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यहाँ पे सबके लिए कंपलसरी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव जैसा नहीं है कि 1 1 2 3 दिया है तो सबका ही आना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन है कि अगर ए बी आ रहा है, कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो उससे उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ओके, अच्छे से समझना है क्योंकि यहाँ पे उल्टा आपको चेक करना पड़ेगा MCQ। अगर आपको 1 2 दिया है तभी आपको 2 1 चाहिए, अदरवाइज वो अपने आप ही सिमेट्रिक है। ये बात ऑलवेज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन हम किसको बोलेंगे, तो कि इसके अंदर भी कंडीशन है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो देन हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ए का रिलेशन है वो सी के साथ होना चाहिए, मतलब कि ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ए बी आ रहा है और बी सी भी आ रहा है उसके साथ, तो हम डेफिनेटली बोलेंगे कि ए सी आना चाहिए, तब भी वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी कंडीशन है इफ, मतलब कि आगे की 2 पेयर आ रही है तभी हमें थर्ड पेयर चाहिए, अदरवाइज थर्ड पेयर चाहिए नहीं। ओके, और इसके बाद अगर ये तीनों के तीनों फॉलो हो रहे हैं
तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या होगा कि वो रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, चलो अब तो कि इसके अलावा एक एक्स्ट्रा टाइप भी पढ़ लेते, एंटी सिमेट्री। वैसे एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर हो रहा है, देन ए इक्वल टू बी होना चाहिए। कि अगर ए बी और बी आ रहा है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो इसका सबसे मस्त एग्जांपल है, समझने लायक, वो है सबसेट। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि A सबसेट B है एंड B सबसेट A है, तो दैट्स वाई मैं बोल सकता हूँ कि इसका कंक्लूजन क्या आएगा कि ऐसा कब हो सकता है, A इक्वल टू B है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हम आगे आगे जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो करते जाएंगे तो अच्छे से फंडा क्लियर होता जाएगा। चलो तो क्लासरूम डिस्कशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। उसके अंदर क्या दिया है अच्छे से समझते बेटा। तो कि आपको एक रिलेशन डिराइव करना है जिसकी कंडीशन दी है x + 3y = 12 और x और y दोनों n में बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है, और इसका आपको रिलेशन फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसा लिख सकता हूँ 3y = 12 - x, y = 12 - x/3 हो जाएगा ऐसा। ओके तो चलो अब x की वैल्यू पुट करते जाते, y की वैल्यू हमें बिलोंग्स टू n मिलनी चाहिए। तो r फाइंड करते, तो चेक करो x = यहाँ पे 1 रखेंगे तो कि बिलोंग्स टू n नहीं मिलेगी, 2 रखेंगे तो भी बिलोंग्स टू n मिलेगी नहीं। जैसे आप 3 रखोगे तो आंसर आ सकता है। जैसे x = अगर हम 3 रखें, 12 - 3 क्या होगा, 9 डिवाइड बाई क्या होगा 3। 4 रखेंगे नहीं काम होगा, 5 रखेंगे नहीं होगा। जैसे हम 6 रखते हैं तो क्या आएगा 6/3, तो आंसर क्या आएगा 2। वैसे हम 9 रखेंगे तो 9 - 9 तो आंसर आएगा 1। वैसे हम 12 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो वो तो पॉसिबल नहीं और इससे आगे जा भी नहीं सकते। तो हमारे 3 ही पेयर मिलेगी। कौन कौन सी 3 पेयर मिलेगी, 3 3, 6 2 और 9 1। तो ये 3 हमें सिर्फ पेयर मिलेगी आर के अंदर। अब बात करते हैं हम डोमेन की। तो डोमेन क्या आएगा, तो कि आर डी से हम अगर इसको दिखा दें तो जो भी फर्स्ट मेंबर है उसको हम डोमेन बोल सकते हैं। तो क्या आएगा 3 2 1 या 1 2 3 भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या आएगी, तो कि रेंज जो सेकंड मेंबर है तो क्या आएगा, सॉरी डोमेन के अंदर क्या आएगा 3 6 और 9 आ जाएगा। रेंज के अंदर हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 आएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलो यहाँ पे आपको x के अंदर x1 x2 x3 दिया है, y के अंदर x1 से लेके x5 तक दिया गया है और आपको क्या फाइंड करना है, तो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसमें से कौन सा है वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो R1 के अंदर आपको बोला गया कि x1 और x2, तो हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे x3 और y3, ओके x3 और दोनों में x ही दिया गया है। ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पे x33 दिया गया नहीं है, दैट्स वाई रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे x1 है, x1 x2 x2 x3 x3 है, दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे भी तीनों के तीन है, एक्स्ट्रा कुछ भी दिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ए भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कि यहाँ पे भी तीनों दिया गया है, लेकिन x4 दे दिया है। तो x4 ध्यान से देखो, जो बजट में नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट में है, वो उसका ही हमें सेम चाहिए। अगर 1 2 3 दिया है तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। x4 तो r जो x है उसके अंदर नहीं है, दैट्स वाई तो कि एक्स्ट्रा हो गया, दैट्स वाई इसका आंसर नहीं है। तो इसके दो आंसर आएंगे, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, 1 1 2 2 3 3, x1 x1 x2 x2 x3 3 3 होना चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ दिया तो दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा एक्स्ट्रा देना है कि जो इसके अंदर हो।
बाहर का कुछ देंगे तो डेफिनेटली वो रिलेशन में आएगा नहीं। चलो यहाँ पे भी सिंपल सी बात है कि आपको क्या फाइंड करना है, सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो याद कर लो सिमेट्रिक के अंदर क्या कंडीशन थी कि इफ ए बी आया तो हमें उसका उल्टा बी ए चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट वॉइड रिलेशन। तो वॉइड के अंदर जहाँ पे इफ आता है वहाँ पे घुसने का लाइसेंस है, क्योंकि फाई हर जगह हम बोल सकते हैं कि दैट्स वाई R1 तो अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब बोला है ए बी, तो अगर मुझे ए बी दिया है तो मुझे बी ए चाहिए, दैट्स वाई R2 आएगा नहीं। अब बात करते हैं R3 की, तो कि ए बी तो कि बी ए दिख रहा है, ए सी तो सी ए दिख रहा है, ए ए तो उसका उल्टा ए ए ही होगा, दैट्स वाई R3 भी आ जाएगा। आ रही है बात समझ में कि उसका उल्टा होना चाहिए, लेकिन फाई क्या है, तो कि फाई के अंदर कुछ नहीं है, तो कहाँ पे भी सबसेट हो सकता है, दैट्स वाई वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता क्योंकि रिफ्लेक्सिव जो है उसमें कोई कंडीशन आती नहीं है। चलो यहाँ पे थर्ड वन हमें फाइंड करना है ट्रांजिटिव, तो हमें कंडीशन पता ही है कि क्या होना चाहिए कि ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो ए और सी कनेक्शन में होने चाहिए। ऐसे ट्राइंगल से भी आप पढ़ सकते हैं कि ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो ए सी होना चाहिए। तो चलो फाई के पास तो कि यूनिवर्सल लाइसेंस कहाँ पे भी घुस सकता है, सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, तो कि ए ए, तो ए ए के अंदर भी हमें कोई दूसरी पेयर ही नहीं मिल रही, तो हमें उल्टा सोचना है कि दो पेयर आए तो ही हमें तीसरी चाहिए, अगर दो नहीं आ रही तो तीसरी की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो ट्रांजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे ए ए और सी डी दिया है, तो यहाँ पे भी देखो दो नॉट कनेक्टेड पेयर है ना। हमारी कंडीशन ऐसी है कि ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो ही हमें ए सी चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी कनेक्शन बन नहीं रहा, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ए बी और बी सी आ रहा है, तो ऑब्वियस है आपको ए सी चाहिए, तो ए सी है। फिर ए ए दिया है और सी ए दिया है, तो अच्छे से देखो ध्यान से कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना। तो हम इसको ऐसे भी चेक करते, सभी पेयर के लिए होना चाहिए। तो अगर हम मान लो कि ले रहे सी ए यहाँ पे दिया है और ए बी आपको दिया है, तो इसके ऊपर से क्या आना चाहिए, तो सी बी आना चाहिए। तो सी बी आपको अंदर कहीं दिख रहा नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छे से चेक करना है दिमाग लगा के, क्योंकि ऐसे डिट्टो क्वेश्चन जेईई में भी आ सकते हैं। चलो अब आपको प्रूव करना है कि x माइनस वाई जो है और डिविजिबल बाय कोई नंबर से, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। वैसे तो 12th का सम है एनसीईआरटी का, लेकिन हम प्रूव कर सकते हैं फटाक से कोई भी एग्जांपल भी लेके। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे टाइटल देंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, तो कि रिफ्लेक्सिव के लिए हम ले रहे कि x बिलोंग्स टू a या z के ऊपर, तो x बिलोंग्स टू z। तो हमको पता है कि x के लिए क्या होगा, तो कि x के लिए ऑपरेशन क्या होगा, तो कि x माइनस एक्स जीरो आएगा। जीरो डिवाइड बाई कुछ भी करो तो आंसर जीरो ही आएगा, दैट्स वाई वो बिलोंग्स टू z कर रहा है। उसका मतलब क्या है, तो कि ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड वन देखते हैं कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई जो है डिवाइड बाई n करोगे तो बिलोंग्स टू z हो रहा है। ओके, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि y माइनस एक्स, मान लो कि इसका आंसर कोई k आ रहा है और k बिलोंग्स टू z कर रहा है, तो y माइनस एक्स अगर हम कर दे तो हमें सीधी सी बात पता है कि आंसर क्या आएगा, माइनस के। एग्जाम्पल भी सोच सकते हो, जैसे कि हम ले सकते हो कि 10 माइनस 3 या 10 माइनस 2, तो 8 आ रहा है, डिवाइड बाई 2 हो रहा है, आंसर क्या आ रहा है 4। तो उल्टा कर दो, 2 माइनस 10 कर दोगे और डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, -4, लेकिन बिलोंग्स टू z तो आएगा ही। दैट्स वाई इसका रिवर्स भी पॉसिबल हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, तो कि दैट्स वाई वाई एक्स बिलोंग्स टू बी आर हो रहा है। तो वाई एक्स बिलोंग्स टू बी आर हो रहा है, तो उसका मतलब जो सेट है वो कैसा हो जाएगा, जो आपका रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब थर्ड वन अच्छे से देखो, उसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th का 3 मार्क्स का एक सम में भी आता है। फॉर ट्रांजिटिव, तो इफ
ले रहे हैं हम एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो उससे क्या आएगा, तो कि x माइनस वाई इक्वल टू कोई डिवाइड बाय n है, तो आंसर मान लेते हैं कि यहाँ पे k आएगा। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x माइनस वाई इक्वल टू एन के, ओके। और दूसरा हमारा आ रहा है तो कि y माइनस जेड, उसका आंसर कोई p आ रहा है, तो इसका आंसर हम ले लेते हैं कि कोई आंसर हो रहा है एन पी, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो वाई वाई क्या हो जाएगा कैंसर, x माइनस जेड, एन कॉमन क्या हो जाएगा k प्लस पी। अब ध्यान से देखो कि k जो था हमारा कोई इंटीजर था, p जो था वो भी हमारा कोई इंटीजर था, तो दो इंटीजर का अगर हम सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो कि डेफिनेटली आंसर इंटीजर ही आएगा। तो उसका मतलब क्या होगा, तो कि x जेड जो है वो भी क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू r। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्स जेड बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो जो ये सेट है कैसा है, ट्रांजिटिव है, और ए तीनों के तीन हो रहा है, दैट्स वाई कैसा सेट हो जाएगा, इक्विवेलेंस। चलो ये सबसे इंपॉर्टेंट सम है, इसके अंदर बहुत ही दिमाग लगा के आपको एग्जाम्पल सोचने पड़ेंगे। चलो तो देखते हैं कि x माइनस वाई प्लस कितना दिया है, √5, वो कैसा है, इरेशनल नंबर है, तो ये जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, ओके। तो इसमें से कौन कौन से आंसर सही हो रहे, तो पहले तो हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, तो कि x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r, ओके। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन बोल रहा है कि x y कब बिलोंग्स टू कर सकता है कि a जो है वो बिलोंग्स टू q डेस करे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो कि हमें x के लिए चेक करना है, तो x और x ले ले तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस √5, तो 0 प्लस √5, तो आप गारंटी ले सकते हैं कि √5 जो है इरेशनल नंबर है, दैट्स वाई ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, ओके। फिर आपको पूछाएगी सिमेट्रिक, तो कि सिमेट्रिक को भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जांपल सोचो, अगर हम बात करें √5 1 की, तो इससे हो रहा है देखो √5 माइनस 1 प्लस √5, तो आंसर आपका क्या आ रहा है, 2√5 माइनस 1। तो हम बोल सकते हैं कि क्यू डेस है, लेकिन जैसे मैं इससे रिवर्स ले रहा हूँ तो नहीं होगा। देखो 1 माइनस √5 प्लस √5 लेंगे तो √5 कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 1, और 1 बिलोंग्स टू क्यू हो रहा है, क्यू डेस नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, ओके। चलो तो ए बी 12th का एक सम ही है कि आपको ओ ए इक्वल टू ओ बी दिया है, मतलब कि दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स है, तो ये रिलेशन कैसा होगा, तो कि ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि ए ओरिजिन 0 0 है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए ले रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट है कुछ भी x और y, तो ओ ए का डिस्टेंस मान लो कि 5 सेंटीमीटर है, ओके। और यहाँ पे कोई बी पॉइंट दिया गया है तो उसका डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर है। तो सिंपल है कि ये जो है वो हम बोल सकते हैं कि ए और बी रिलेशन में है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें किसका चेक करना है, ए का, तो ए के लिए ओ ए इक्वल टू ओ ए होगा ना, उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है कि ओ और ए का डिस्टेंस और ओ और ए का डिस्टेंस फिर से आप चेक करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर हम ए बी अगर बिलोंग्स कर रहा है, तो मैं ऐसा बोलूँ कि आपने चेक किया ओ ए इक्वल टू ओ बी आए, तो इससे रिवर्स भी आप लिख सकते हैं ना, ओ बी इक्वल टू क्या आएगा, ओ ए। दैट्स वाई आप बोल सकते हैं कि जो ए बी था वो तो बिलोंग्स कर रहा था, लेकिन अब बी ए बिलोंग्स टू बी आर कर रहा है, दैट्स वाई कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब आप थर्ड पॉइंट ले लो, डायरेक्टली फिगर से भी चेक कर सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ कि ओ ए और ओ बी इक्वल है, ओ बी एंड ओ सी इक्वल है, तो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। तो ये तीनों के तीन हो रहे, दैट्स वाई रिलेशन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो अच्छे से समझो, ये रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है कि ऐसे दो सेट की बात है कि जिसका सबसेट एम्प्टी नहीं है। तो ये रिलेशन कैसा होगा? तो कि सिंपल सी बात है कि अगर A इंटरसेक्शन B एम्प्टी नहीं है, ओके, तो B इंटरसेक्शन ए बी क्या होगा? एम्प्टी नहीं होगा। तो एक तो आंसर आ जाएगा सिमेट्रिक, ओके। और अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए सोचे तो A इंटरसेक्शन A ऑलवेज क्या आता है? A। और यहाँ पे मैं बोल दिया कि नॉन एम्प्टी सेट है, तो A नॉन एम्प्टी है, तो इसको भी गारंटी ले सकता हूँ कि ये भी 5 नहीं है। तो वहाँ से आंसर दूसरा क्या आ जाएगा? तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। अच्छे से सोचना है, तभी आपको सारे आंसर पता चलेंगे। चलो, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जेईई में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अच्छे से दिमाग लगाओ बेटा कि क्या बोला है। तो कि जो रिलेशन है वो फाइनाइट सेट ए है और उसके अंदर कितने एलिमेंट है? एन। तो ऐसे एग्जांपल से सोचो, ए के अंदर 3 एलिमेंट है, कौन कौन से? 1 2 3। तो ए क्रॉस ए पे अगर मैं कोई रिलेशन ले रहा हूँ तो उसमें रिलेशन अगर आपका जो है इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंस होने के लिए फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव तो होना चाहिए। तो मुझे कंपलसरी 1 1 2 2 और 3 3 तो लेने ही पड़ेंगे ना। अब मैं आगे मेंबर और बढ़ा सकता हूँ इक्विवेलेंस के, ये सिर्फ इतना भी इक्विवेलेंस है। तो सीधी बात हुई कि यहाँ पे 3 मेंबर आए, तो यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा मेंबर आ रहे, तो हम बोल सकते हैं कि क्या आंसर आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। तो ऑर्डर पेयर जो मिलेगी वो सेट में मेंबर है उससे इक्वल या ज़्यादा मिल सकते, कभी कम में हम इक्विवेलेंस प्रूव कर पाएंगे नहीं। चलो कि a माइनस सी दिया है कि वो इंटीजर होना चाहिए और b इक्वल टू क्या होना चाहिए? d होना चाहिए। तो ये रिलेशन कैसा है? तो अच्छे से देखो, पेयर वाला रिलेशन में दिया गया है, ओके। तो हम पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ए बी का रिलेशन जो है और ए बी के साथ ही चेक करेंगे। तो क्या होता है देखो, तो अच्छे से समझो, ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट माइनस फर्स्ट। तो अगर हम a माइनस ए करें तो बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए। तो a माइनस ए 0 होता है, डेफिनेटली बिलोंग्स टू जेड हो गया। दूसरी कंडीशन है तो कि इसके दोनों के जो लास्ट है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इन दोनों के लास्ट आप देखोगे तो b इक्वल b हो गया, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि ए बी रिलेशन में है सी डी के साथ। इफ़ कंडीशन अप्लाई हो जाएगी सिमेट्रिक के लिए, तो यहाँ से हमें डायरेक्टली लेना है कि ये तो कंडीशन में दिया है, तो ए सी ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड कर रहा है और क्या हो रहा है? बी इक्वल टू डी। तो इससे उल्टा भी लिख सकते हैं ना कि सी माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड करेंगे और डी इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। तो दैट्स वाई मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि सी डी जो है और रिलेशन क्या है? ए बी है। दैट्स वाई कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। चलो अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, अच्छे से देखना। तो इफ ए बी रिलेशन विथ सी डी, तो इससे क्या प्रूव होता है? तो इससे प्रूव होता है ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड है और बी इक्वल टू क्या है? डी। एंड सी डी रिलेशन विथ हम ले रहे हैं ई एफ। तो क्या होगा? तो कि यहाँ पे आएगा C माइनस ई बिलोंग्स टू जेड और D इक्वल टू क्या आ जाएगा? F, ओके। तो इन दोनों को, तो कि अगर मैं प्लस कर दूँ तो C कैंसिल, A माइनस ई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? जेड। और यहाँ पे भी B इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? F। दैट्स वाई मैं बोल सकता हूँ कि A B रिलेशन विथ ई एफ भी पॉसिबल है ऊपर की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इससे क्या प्रूव हो गया? तो कि इससे हमारा ये प्रूव हो गया कि ये जो है वो कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस। चलो अब टीचर्स डिस्कशन की बात करते, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, धाड़ 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 हो ही जाएंगे। तो क्या दिया है देखो ध्यान से, तो कि यहाँ पे बोला है कि x लेस देन y, ओके। तो ऑलवेज याद रखो लेस देन जो है वो क्या होगा? सिर्फ ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि 1 से अगर 3 बड़ा है, 3 से अगर 5 बड़ा है तो 1 5 लिख सकता हूँ। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, रिवर्स नहीं हो सकता। चलो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है आपको? एक्स वाई।
तो हम बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक है, क्योंकि एक्स एक्स काट देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू वाई होता है अगर, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू, तो फिर रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। चलो, r इक्वल टू आर इनवर्स, तो हमें पहले समझना है इनवर्स रिलेशन। तो उसका मतलब है आर इनवर्स की मतलब जो एक्स वाई था उसकी जगह सिर्फ हमें क्या ले लेना है, वाई एक्स। तो सिंपल सी बात है कि एक्स वाई जो था उसका अगर वाई एक्स हो रहा है तो ऐसी प्रॉपर्टीज कहाँ पे आती है, सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर। चलो, डोमेन फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते जाओ पहले तो कि 2y इक्वल टू क्या आएगा, 8 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 8 माइनस एक्स बाई 2। अब हम x की वैल्यू पुट करते तो कि 1 पुट करेंगे नहीं काम होगा, 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 3 में नहीं होगा, 4 पुट करेंगे तो 4 डिवाइड में कितना आएगा, 2। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो कि यहाँ पे 4 पुट करें तो 4 आया, 6 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 1। ओके, और n पे डिफाइन है तो अब आगे जाके 0 लाना नहीं है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, 2, 4 और 6। चलो, इसमें तो देख के पता चल जाएगा कि 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। 2, 3 है तो उसका उल्टा है, 3, 5 है तो उसका उल्टा है, तो सिमेट्रिक हो गया। लेकिन अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको करना है, 2, 3 दिया है, 3, 5 दिया है, तो 2, 5 इससे बढ़ना चाहिए जो दिया नहीं, तो क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। चलो, तो यहाँ पे बोला है कि पैरेलल लाइन, तो मोस्टली इस केस में आपको इक्विवेलेंस वाला आंसर ही टिक करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे कंडीशन एनसीईआरटी के अंदर तो दी रखी है कि लाइन जो है वो हम बोल सकते हैं लाइन L1 जो है, तो लाइन L1 खुद को पैरेलल है 0 डिस्टेंस पे। फिर अगर दूसरी लाइन में L2 ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो कि L1 पैरेलल टू क्या है, L2 है। ठीक है, और फिर हम L1 और यहाँ पे थर्ड लाइन L3 भी ले लेते, तो मैं बोल सकता हूँ कि L1 और L2 पैरेलल है, L2 और L3 पैरेलल है, तो सीधी सी बात है L1 और L3 भी क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो इस दैट्स वाई क्या आंसर आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो, अब यहाँ पे बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ द ऑर्डर पेयर आपको ऐड करने इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, और यहाँ पे हमें 2, 3, 4 दिया गया है, तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हमें बनाना है। तो पहले हमें क्या ले लेना पड़ेगा, 2, 2, 3, 3, 4, 4। ओके, हमें दिया क्या गया है, तो क्या हमें दिया गया है 2, 3, फिर दिया गया है 3, 4। ओके, तो सिंपल सी बात है कि 2, 3 का उल्टा हमें 3, 2 लेना पड़ेगा, इसका उल्टा 4, 3 लेना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो जाएगा। तो कितनी पेयर हमने ऐड की, 3 + 2 5। चलो, डिविजिबल वाला तो कि सिंपल सा फंडा है कि डिविजिबल वाला हम डायरेक्ट भी सोच सकते, खुद से डिविजिबल हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर सोचो कि अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ लेकिन 2 को 4 से डिवाइड कर सकता नहीं हूँ, तो सिमेट्रिक होगा नहीं। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं तो कि 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 जो है 1 से डिवाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली 4 1 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलो, तो यहाँ तक के क्वेश्चन जो थे हमने मॉड्यूल के अंदर टीचर्स डिस्कशन और जो हमारा क्लासरूम डिस्कशन था वो ख़त्म कर दिया है अच्छे से मतलब मेन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। उसके अंदर क्या करना है, तो कि रिफ्लेक्सिव के लिए जितने मेंबर है उसके साथ खुद की पेयर होनी चाहिए। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है कि इफ़ ए बी आया तो भी बी ए चाहिए, इफ़ नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, तो कि ट्रांजिटिव के लिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वहाँ पे भी कंडीशन है कि इफ़ ए बी एंड बी सी आ रहा है तो ये आपको ए सी चाहिए। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय।